गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो पॉलिटी की क्लास है जहाँ पे रोकी हुई थी वहीं से अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि पीछे एक लंबा गैप आ गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब आज से अपन लोग कंटिन्यू जो भी अपनी पीछे की बची हुई क्लासें हैं और आगे जो अपन पॉलिटी पढ़ने हैं उसको जो लगातार आगे कोशिश करेंगे कि क्रमवार उसको करते रहें बिना उसमें कोई विलम्ब लिए। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अपन लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना? हाँ, ओके। सदस्यों को निर्वाचित करने की जो प्रणाली होती है फर्स्ट द फर्स्ट सिस्टम एंड जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, ये दोनों हमने पढ़ लिया था। कहाँ पे होते हैं, क्या इसके मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सब पढ़ लिया था। अब जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है दोनों सदनों की अवधि। जो दोनों सदन है जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इनकी अवधि कितनी होनी चाहिए, क्या अवधि है और क्या होनी चाहिए, इसको लेके अपन बात करनी। तो सबसे पहले अपन लोग राज्यसभा की बात करिए। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये शॉर्ट नोट्स है और आप लोग लक्ष्मीकांत किताब खोल सकते हैं। लक्ष्मीकांत हमारा बेस है, आधार लक्ष्मीकांत है, लेकिन सिर्फ लक्ष्मीकांत हम नहीं पढ़ाते हैं। हम लक्ष्मीकांत के अलावा भी जो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे देखेंगे तो अब जैसे ये कंटेंट सारा लक्ष्मीकांत में बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जो भी इसमें लिखा हुआ है पूरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन सारे पक्ष में विपक्ष में तर्क है, वे फॉरवर्ड है, रिपोर्ट्स है, कमिटीज़ है और निष्कर्ष एंड ऑल, जो भी इसमें ये मिलेगी ये चीज़ें एक्स्ट्रा है और वो लक्ष्मीकांत में नहीं है। तो लक्ष्मीकांत को तो अपन लोग करते हैं, लक्ष्मीकांत तो एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपन लोग बहुत सारी वो चीज़ें करेंगे जो अपन के एग्जाम में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और लक्ष्मीकांत मेंस के लिए इतनी पर्याप्त नहीं रहती है, तो उसको भी अपन लोग करेंगे। तो आप इस तरह से तैयार रहें और पढ़ने की कोशिश करें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना है राज्यसभा। तो राज्यसभा की अवधि क्या है? तो एज ए राज्यसभा एक सदन के रूप में तो राज्यसभा की अवधि हमेशा अनलिमिटेड है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। इसका मतलब राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन होता है। हर 5 साल बाद में लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि जैसे ही नया लोकसभा चुनने के लिए इलेक्शन के लिए जाते हैं तो पहले वाली लोकसभा का विघटन हो जाता है। लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। तो पहली बात तो एक क्लियर कर लीजिएगा। यदि पूछे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है। राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल अनलिमिटेड होता है, स्थायी सदन है, विघटन ही नहीं होता है, कोई कार्य नहीं है इसका। ठीक है। फिर स्थायी सदन होने का क्या मतलब हुआ? क्या इसमें सदस्यों का कभी भी सेवानिवृत्ति होती ही नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सदस्यों की सेवानिवृत्ति मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको इसका पूरा बेस समझ में आए और फिर अपन इससे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, इस तरफ यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा और आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगेगी बातें। तो पहले अपन लोग को मैंने ये पूरा काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है, तो इसकी सारी सेटिंग्स बिगड़ी हुई है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो जब राज्यसभा का फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ, राज्यसभा जो है इसका जब पहली टाइम जब इलेक्शन हुआ था, जब 1951-52 में जब इलेक्शन होना शुरू हुए और संसद के जब चुनाव हुए पहली बार 1952 में, राज्यसभा की जितनी स्ट्रेंथ थी उसमें है जो मैक्सिमम सदस्यों की है जो भर्ती कर दी गई, जो भी उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ कम थे। अभी जो वर्तमान में सदस्य उतने नहीं थे। अभी तो हम लोग कुछ सीटें खाली रखते हैं और 245 सीटें ही भरते हैं। तो मान लेते हैं कि 245 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो गए। अब राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन सी पद्धति होती है, वो भी 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे। पहले अभी आप समझे कि 1952 में 245 के 245 सदस्यों की हैं जो भर्ती हो गई। 245 के 245 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर राज्यसभा में आ गए। लेकिन हमारा ये नियम था कि हमें, एक तो हमारे पास में लोकसभा है और दूसरा हमारे पास में क्या है, राज्यसभा है। एक हमारे पास में लोकसभा था और दूसरा क्या था, राज्यसभा था। लेकिन हमें चूंकि देश के अंदर लोकसभा क्या है, लोकसभा को एक है जो कह सकते हैं कि विघटन होने वाली संस्था है। उसका तो 5 साल में विघटन होता है, जब नया इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो विघटन कर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उस पर इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, जनता के पास जाना पड़ता है।
लेकिन यदि लोकसभा जब गई हुई है, लोकसभा के जब इलेक्शन चल रहे हैं, उस समय यदि देश के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस इमरजेंसी के टाइम में कौन लॉ बनाएगा, कौन देश के ऊपर ध्यान रखेगा, कौन देश की समस्याओं को संसद में उठाएगा, इसके लिए हमने एक राज्यसभा नाम की संस्था का जो गठन किया। और हमने कहा कि राज्यसभा हमेशा के लिए परमानेंट हाउस रहेगी, राज्यसभा का कभी भी विघटन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो परमानेंट रूप से काम करे। क्योंकि लोकसभा का तो पता नहीं है ना, वो तो ठीक है 5 साल में तो एक क्रम से चलेंगे, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी भी हलचल के। यदि 5 साल चलेगा तो वो विघटन होगा, लेकिन जरूर थोड़ी है कि हमेशा 5 साल की चले ही चले। आपको पता है अटल जी जैसे जो प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार तो सिर्फ जो 13 दिन के लिए भी रही है, 13 दिन में लोकसभा का विघटन हो गया। तो लोकसभा का तो पता नहीं है ना कि लोकसभा का कब तक रहेगी। ये तो डिपेंड करता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो कितने समय तक अपना संसद के अपने लोकसभा के अंदर है जो बहुमत रखती है। और यदि मान लेते हैं कोई एक गवर्नमेंट बहुमत पारित नहीं कर पा रही, अपना बहुमत है जो सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो फिर तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा। तो वो तो परमानेंट नहीं है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, डेमोक्रेसी का आपस में कितना संगठन बना हुआ है, वो तो उस पर डिपेंड करती है। तो वो तो कभी भी भंग हो सकता है, रातों रात में भी भंग हो सकती है लोकसभा, कोई पता नहीं है। जब उसका अता पता ही नहीं है, तो देश में कभी भी इमरजेंसी आ जाए, उस टाइम है जो देश की आवाज उठाने के लिए कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना। इसीलिए राज्यसभा को हमेशा के लिए परमानेंट हाउस किया गया। अब परमानेंट हाउस का मतलब क्या है? परमानेंट हाउस का मतलब एक तो ये हो गया कि उसका कभी भी विघटन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ में राज्यसभा का विघटन कर दिया कि अब फिर से नया इलेक्शन लेके आओ, ऐसा कभी नहीं होगा। लोकसभा में ऐसा होता है कि जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं तो लोकसभा का विघटन हो जाता है कि अब लोकसभा का एक भी सदस्य वर्तमान में नहीं रहेगा, फिर से सबके सब सदस्य आएंगे और वापस चुनाव लड़के फिर से आएंगे। इसका मतलब वहां तो उसका सदन का विघटन हो रहा है, यहाँ विघटन नहीं होता है। तो यहाँ कैसे होता है, फिर इलेक्शन कैसे होता है? पहली बार जब इलेक्शन हुआ तब तो सबको 245 के सदस्यों को चुन लिया गया। लेकिन जैसे ही 2 साल हुए, यानी कि 1952, 53 और 54, जैसे ही 2 साल हुए, 2 साल होने के बाद में इस 245 सदस्यों का 1/3, कितना, 1/3, एक तिहाई सदस्य, 245 का 1/3 सदस्य, एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई कितना निकलेगा, जैसे इसका मुश्किल से निकल जाएगा 8 और आपके 2, इनके लगभग 82 सदस्य, लगभग 82 सदस्यों का सेवानिवृत्ति हो गई। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, 2 साल का कार्यकाल? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही सोच रहे हो। पहली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जो लोग चुन के गए थे, उनमें से 1/3 सदस्य, एक तिहाई सदस्यों का 2 साल में ही कार्यकाल खत्म कर दिया गया था राज्यसभा के। पहली बार जब राज्यसभा के पूरे की पूरी स्ट्रेंथ जब चुनकर आई थी 245 सदस्य, उनमें से एक तिहाई सदस्यों को अगले 2 साल में ही वापस सेवानिवृत्त कर दिया था। क्या कर दिया था? रिटायर कर दिया था, सेवानिवृत्त कर दिया था। और वो लगभग स्ट्रेंथ कितनी आती है, 1/3 का मतलब 82 सदस्यों को, 82 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 82 सदस्य कौन रहे होंगे, किनको किया गया, इसका क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर नहीं था, लॉटरी निकाली गई। क्या निकाली गई? लॉटरी, एक लॉटरी निकाली गई, और लॉटरी में जिन जिन व्यक्तियों के नाम आए उनको 2 साल में ही रिटायर कर दिया। कितने साल में कर दिया? 2 साल में रिटायर कर दिया। 2 साल में जब उनकी रिटायरमेंट हुई 1/3 की, जब 1/3 लोगों की रिटायरमेंट हुआ, तो एज ए सेम टाइम 1/3 सदस्य, नए सदस्यों को भी चुना हुआ। जब 2 साल बाद में एक तिहाई सदस्यों का जब सेवानिवृत्ति की गई, तो वो सदस्य कम हो गए ना, तो उनकी जगह उसी टाइम में 1/3 सदस्य नए सदस्यों का चुनाव हुआ, न्यू मेंबर्स का चुनाव हुआ। और 1/3 सदस्य गए थे सेवानिवृत्त होके, रिटायर होके, और 1/3 ही नए आ गए। तो स्ट्रेंथ तो वापस कितनी हो गई, 245 की 245 हो गई। अब सुनो, फिर अगले 2 साल बाद, यानी 1952 में हुए मान लेते हैं, फिर 53-54 में तो 1/3 हो ही गए थे, फिर 55 और 56, 1956 में फिर से 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त हो गया, उन्हीं 82 सदस्यों का। अगले जो नेक्स्ट 82 सदस्य थे, उनका 2 साल में रिटायर हो गया। अब ये मत समझना कि जो नए चुनकर आए थे 1954 में उनका हुआ, ना ना, उनका नहीं हुआ। जो पहले 1952 में चुनकर आए थे ना, शुरू में, उनमें से कितने सदस्यों का, 82 सदस्यों का,
यानी कि 1/3 सदस्यों का फिर से रिटायरमेंट हो गया। यानी कि अब जो सदस्य जा रहे हैं सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। कितने साल का? 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई आपके। अब देखो, जब वो 1/3 सदस्य फिर से जब 1956 में 1956 में 4 साल का कार्यकाल पूरा करके और 1/3 सदस्य गए, तो उनको भरने के लिए फिर से इलेक्शन हुए। फिर से कितने? वही 1/3 गए थे, तो 1/3 सदस्य नए चुने गए और पीछे जो खाली सीटें थी 245 में जो 42 सीटें खाली हुई थी, उनको फिर से भर दिया गया। अब अगले साल, अच्छा इस बार कौन से? इस बार भी लॉटरी के आधार पर ही किया गया। लॉटरी ही निकल गई, जो पीछे बचे हुए थे सदस्य थे, उनमें से लॉटरी निकाली और उनको रिटायरमेंट दे दी। फिर जब 1958 आया, इनके 6 साल पूरे हो रहे हैं, 6 साल पूरे हो रहे। 1952 में इलेक्शन हुआ था, लगभग 1957 के आसपास हैं जो 6 साल पूरे हो रहे हैं। तब जो पीछे सदस्य बचे हुए थे, जो 6 साल से लगभग सदन में थे, क्योंकि 1952 में हमने 1/3 करके है ना, तो 1/3 है जो 1954 में चले गए। फिर अगले 1/3 कब चले गए? 1956 में चले गए। अब पीछे जो 1/3 बचे थे, जो शुरू में 1952 में इलेक्ट होकर आए थे, उनको अब लॉटरी की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे सदस्य जो पिछले 6 साल से लगातार सदन में हैं, उनको रिटायरमेंट दे दी 1958 में। इस प्रकार पूरे सदस्य जो थे, उनको 6 साल के अंदर सबको रिटायरमेंट दे दी गई और नए सदस्य जिस तरह से 1/3 गए तो 1/3 नए डाल दी, 1/3 गए 1/3 नए डाल दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ? क्योंकि अब ये लास्ट टाइम था जब हमें ऐसा करना था, उसके बाद हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। उसके बाद हमें लॉटरी नहीं निकालनी पड़ी। क्यों नहीं निकालनी पड़ी? क्योंकि अब उसके बाद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951, उनके अंदर क्लियरली लिख कर दिया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होगा। कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। अब चूंकि हमें परमानेंट हाउस बनाना था, आप कहेंगे सर ये 1/3 क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें सदन को परमानेंट रखना है। अगर 1/3 करके नहीं हटाए तो फिर परमानेंट कैसे रहेगा? फिर तो एक साथ, यदि सभी सदस्यों को हमने एक साथ रिटायर कर दिया और फिर एक साथ सबका इलेक्शन किया, फिर तो बीच में सदन टूट गया ना। सदन टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या करा कि पहले तुम 1/3 चले जाओ, फिर 2 साल बाद में, अच्छा 1/3 चले जाओ, 1/3 नए ले आओ, फिर अगले 2 साल बाद में 1/3 अगले वाले चले जाएंगे, फिर 1/3 ले आएंगे, फिर अगले 2 साल बाद में 1/3 फिर चले जाएंगे, फिर 1/3 ले आएंगे नए वाले। इसका मतलब ये तो 1/3 चल ही रहे ना। इसका मतलब ये हुआ, सारांश ये हुआ कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद में राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य उनकी जगह नए चुनकर आ जाते हैं। कभी भी राज्यसभा के सदस्यों का एक साथ में चुनाव नहीं होता है, क्योंकि यदि एक साथ चुनाव करना है तो राज्यसभा को भंग करना पड़ेगा, जो कि असंभव है, कर नहीं सकते, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। मान लेते हैं कि मुझे 2001 के अंदर राज्यसभा का सदस्य चुना गया, ठीक है, तो मेरा कार्यकाल कितना रहेगा? 6 साल का रहेगा। यानी मैं लगभग 2007 के आसपास तक काम करूंगा राज्यसभा के अंदर। फिर जो सदस्य 1998 में चुने गए थे, उनका कब हो जाएगा 6 साल का कार्यकाल? आप कहेंगे सर उनका 6 साल का कार्यकाल 2004 में हो जाएगा, तो 4 में वो चले जाएंगे 1/3 जिनका 1958 में हो गया था इलेक्शन। ठीक है, आप इस ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि राज्यसभा में ये सिस्टम है कि पहली बात तो एक साथ में सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसलिए एक साथ में चुनाव करने के लिए सबको हटाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। पहली बात क्लियर हुई? ओके। दूसरी बात, पहली बार जब इलेक्शन हुए थे तब 245 के 245 सदस्यों का एक साथ में इलेक्शन तो हो गया था, लेकिन उनमें से 1/3 सदस्यों का तो 2 साल में कार्यकाल रिटायरमेंट पूरा करना पड़ा, लॉटरी के द्वारा हटाया गया उनको। फिर अगले 2 साल बाद में जो सदस्यों को रिटायरमेंट किया गया, वो सदस्य 4 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायरमेंट हुए। फिर अगले 2 साल बाद में फिर जो पीछे बचे हुए थे, जो 6 साल से रहे, उनको रिटायरमेंट कर दिया। लेकिन जब मैंने पहली बार 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट किया था, उसी टाइम नए सदस्यों का भी भर्ती कर दी थी। अब जब 1958 तक तो वो हो गया था,
अब मान लो 1960 आ गया, तो 1960 में अब किस व्यक्तियों को इलेक्शन से मतलब किनको सेवानिवृत्त करे, तो 1960 में उनको कर सकते हैं ना जो पहली बार नए आए थे, एक तेईस उनके, जब पहली बार उनको हटाया था 2 साल बाद में, तो उनके जब नए आया था ना उनकी जगह, तो उन वो कब आए थे, 1954 में आए थे। तो 1954 वाला तो अब 6 साल पूरा हो गया ना इनका, तो जो 1954 में 1/3 नए चुनकर आए थे उनका तो 6 साल हो गए ना, तो ये जो पीछे आए थे 1954 वालों को वापस रिटायरमेंट दे देंगे और उनकी जगह नए कर लेंगे। तो अब वह जो राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतना ही समझना था। तो इतना समझ में आ गया है, तो फिर ये वाली लाइन आपको समझ में आ जाएगी। कौन सी लाइन? ये वाली जो लिखा हुआ ना कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अभी 1/3 सदस्य कौन होते हैं? जिनके 6 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, फिर ये चले जाएंगे, इनकी जगह नहीं आएंगे। फिर अगले 2 साल बाद में जो पीछे से पहले सेलेक्ट हो रखे थे उनका 6 साल पूरे हो गया, वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलता रहता है हर 2 साल बाद में, इसीलिए हमें पता नहीं चलता 82 सदस्यों का इलेक्शन होता है हर 2 साल बाद में, और उनके चुनाव में भाग कौन लेता है। ये सवाल एक हो सकता है कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखो इधर, विधानसभा के, किसके? विधानसभा के। विधानसभा का मतलब विधान परिषद नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, न ही विधान मंडल के सदस्य लेते हैं, क्योंकि विधान मंडल के अंदर विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है। यदि मैंने विधान मंडल बोला तो मैं गलत हूं, क्योंकि विधानमंडल में तो विधान परिषद भी आती है, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में सिर्फ विधानसभा के सदस्य लेते हैं, वो भी निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़के जीत के आए हैं। अब आप बोलेंगे सर निर्वाचित ही होते हैं, हाँ अब निर्वाचित होते हैं, पहले तो निर्वाचित नहीं होते थे ना। पहले तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होते थे, याद करो। 2 सदस्य पहले विधानसभा में भी एंग्लो इंडियंस होते थे, वो तो निर्वाचित नहीं होते थे, वो तो मनोनीत होते थे। तो मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते, कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य ही होंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में भाग लेते हैं। क्या सभी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं? हाँ, गलत। मान लेते हैं यूपी के, मान लेते हैं कि यूपी से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना है, क्योंकि फिक्स होते हैं ना, जैसे यूपी में 30 सदस्य राज्यसभा के, राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के, तो फिक्स है। तो मान लेते हैं कि यूपी के 10 सदस्य ऐसे हैं इस बार जिनका इलेक्शन होना है फिर से, मतलब नए 10 सदस्य चुनने हैं। तो नए 10 सदस्य जब चुनेंगे, अब सदस्य कौन होंगे? सदस्य कोई भी हो सकते हैं, सदस्य कोई भी होता है, जो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए यूपी का कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए योग्यता रखता है, अभी बता देंगे कि क्या योग्यता होते हैं, जो योग्यता रखता है कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, उनके अंदर वोट कौन देगा? वोट देखिए, अगर चूंकि यूपी से हो रहा है ना इलेक्शन, यूपी के सदस्यों की भर्ती हो रही है, तो इसका मतलब यूपी के विधानसभा, यूपी की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे चुनाव में। ऐसा नहीं कि यूपी से सदस्य चुन रहे हैं, मतलब राजस्थान के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, गोवा के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, ना ना ना। अगर यूपी से हो रहा है, यूपी के सदस्यों का ही राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है, यूपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उम्मीदवार यूपी के लिए खड़े हुए हैं, तो उसमें भाग चुनाव में कौन लेगा? यूपी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का तात्पर्य ये है, जिस राज्य से विधानसभा के सदस्य इस बार चुने जाने हैं, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही उसमें भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। आप कहेंगे सर इलेक्शन में खड़े कौन होते हैं? इलेक्शन में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, उम्मीदवारी के रूप में कोई खड़ा हो सकता है कि मुझे इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, बस शर्ते मेरे पास में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता क्या हो गई अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद में। समझ आ गई इतनी बात? ओके, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के सदस्यों के वोट में कौन भाग लेता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हो गया इतना मामला? बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और एक बात और
आप में से कई सदस्य ये सोच रहे होंगे, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड शब्द लिखा हुआ है, तो क्या सर रिटायर होने के बाद में वापस फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं? जैसे मान लेते हैं मैं राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा यूपी से, मुझे यूपी की विधानसभा के सदस्यों ने जीता के राज्यसभा में भेज भी दिया, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मैंने 6 साल तक राज्यसभा के रूप में है जो बतौर सदस्य के रूप में काम पूरा कर लिया, अब मेरा रिटायरमेंट हो गया वहां से, बिल्कुल हो गया। क्या मैं अब फिर से राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ? बिल्कुल लड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते मुझे विधानसभा के सदस्य, यूपी के विधानसभा से जहाँ से भी मुझे लड़ना है वहाँ के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य मुझे जीता के, विजय दिला के वापिस राज्यसभा में भेज दे। तो कितनी बार लड़ सकता है? कोई बाउंडिंग नहीं है, जितनी बार तुम्हारी हिम्मत है जीतने की उतनी बार लड़ सकते हो। तो ऐसा यूपीएससी कर सकती है, यूपीएससी ऐसा कर सकती है, स्टेटमेंट डाल देगी कि राज्यसभा के सदस्य एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद में पुनः या पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होते हैं। तो नहीं, योग्य होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि पुनर्निर्वाचन संभव होता है। लिखा हुआ दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है देखो जरा, पुनर्निर्वाचन संभव है लिखा हुआ है ना, इसका मतलब री इलेक्शन हो सकता है उनका। एक बार गए, जीत गए, 6 साल काम पूरा किया, फिर वापस आए, फिर से इलेक्शन लड़के वापस जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये 1/3 के लिए मैंने क्या लिखा कि री इलेक्शन होता है, 1/3 सीटों के लिए, जो भी सीटें रिटायरमेंट होती है उनके लिए फिर से वापस चुनाव होता है और फिर से सीटें हैं जो वापस फिल कर दी जाती है। ठीक है, अगला ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा, अब हमने बोला ना कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मनोनीत सदस्य भी होते हैं। आपको पता होगा, मैंने कुछ पहले वाली क्लास से याद करो, भूल गए हैं तो वापस जाके रिवीजन करके आओ। मैंने बताया था कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए व्यक्ति कब से चुनाव होंगे, उनका कब है जो अपन इलेक्ट करेंगे, कब उनको राष्ट्रपति कब मनोनीत करेगा? तो देखो, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को। तो अपन को 6 साल के टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार रिटायरमेंट देनी है? हम कहेंगे हमें 3 बार रिटायरमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 देते हैं, अगले 2 साल में 1/3 और अगले 2 साल में 1/3 देंगे। ऐसे ही होती है ना रिटायरमेंट, ऐसे ही होती है रिटायरमेंट, हर 2 साल बाद में 1/3 की रिटायरमेंट होती है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसा 3 बार करना पड़े ना, दूसरे साल में, अगले दूसरे साल में और अगले दूसरे साल में। तो 2 कितने हो गए? 6 वर्ष हो गए ना, तो 6 वर्ष का तो कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति वाले सदस्य कब जाएंगे? तो जब पहली बार 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होंगे उस टाइम नए सदस्य तो लाने पड़ेंगे। जब वो नए सदस्य आएंगे तो देखो 3 बार रिटायरमेंट करना पड़ रहा है, साल में कितनी बार रिटायरमेंट करना पड़ रहा है, मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी बार रिटायरमेंट करना पड़ रहा है? 3 बार। तो राज्यसभा अपने 12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, तो इसमें भी 3 का भाग दो, तो कितने सदस्य है? 4 सदस्य है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब पहली बार 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं, तब जो नए चुन के आते हैं उनमें 4 सदस्य राष्ट्रपति अपने वाले भी निर्वाचित कर देता है, मनोनीत कर देता है। जब 1/3 की नई भर्ती होती है ना, तब राष्ट्रपति 4 सदस्य खुद भी मनोनीत कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति कितने कर सकता है? 12 कर सकता है, तो 4 कर दी पहली टाइम। फिर अगले साल वापस आएगा 1/3 वाला, तो इस बार फिर से कितने कर दिए? अगले नेक्स्ट 4 कर दिए मनोनीत। 1/3 अगली बार आएगा तो फिर से अपने 4 सदस्य वापस मनोनीत कर दिए, नए वाले। 12 कर सकते थे ना, तो पहली बार में 4 किए, अगली बार फिर 4 कर दिए, अगली बार में फिर 4 कर दिए, तो 12 हो गए। अब जब नेक्स्ट टाइम 1/3 वाला फिर से आएगा, क्योंकि ये तो हर 2 साल में आता है ना 1/3, तो इस बार 1/3 में ये जो पीछे वाले 4 किए थे वो तो रिटायर हो जाएंगे ना, उनके 6 साल पूरे हो गए। ये जो पीछे वाले 4 मनोनीत किए थे इनका तो 6 साल पूरे हो गया, तो ये चले जाएंगे, तो इसकी जगह नए 4 सदस्य भेज दिए। अगले फिर 2 साल बाद में 1/3 फिर चले जाएंगे, तब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो ये चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते चलता रहेगा प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास जो मनोनीत करने की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति भी क्या करता है, प्रत्येक 2 साल बाद में 4 सदस्य नए उसके अंदर हैं जो मनोनीत कर देता है, और पहले जो 4 सदस्य डाले हुए थे जिनका 6 साल पूरा हो गया है उनको बाहर निकाल देता है। समझ में आ गई बात? ऐसे चलता रहता है। ठीक है, फिर अगले बात कि सदस्यों की पद की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की पद की अवधि कितनी होती है? तो अब आपकी बात समझ में तो आ गई होगी कि राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि कितनी होती है।
6 साल की होती है। कितने साल की? जैसे मान लो मैं आज उसके अंदर गया हूँ सदस्य बन के, तो मैं 6 साल तक वहां पे रहूंगा राज्यसभा के अंदर। ठीक है, 6 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरी जगह मेरा भाई को दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आपके एग्जाम से ये पूछ ले जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कितने साल बाद में या कितने टाइम पीरियड बाद में, कितनी पदावधि के बाद में रिटायरमेंट होता है, तो 6 साल बाद में रिटायरमेंट होता है। पहली बात ये हुई। अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों में या राज्यसभा के अंदर कितने वर्ष बाद में नए सदस्यों की भर्ती होती है, तो प्रति 2 साल बाद में होती है। कितने साल बाद? 2 साल बाद है। अभी मत है ना कि 2 साल बाद 1/3 रिटायरमेंट होंगे, 1/3 नहीं जाएंगे, फिर 1/3 2 साल बाद आएंगे, फिर 1/3 चले जाएंगे। ऐसे चलता रहता है, एक साथ में कोई बार नहीं आते। ठीक है, आसान सी चीज है, ज्यादा इसको मुश्किल है नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट डाल देना, फिर से एकदम पूरा चार्ट बना के समझा दूंगा। ठीक है, तो अगला ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात के ऊपर आप स्टार मार्क करना तीसरे पॉइंट के ऊपर कि सदस्यों की जो पद अवधि होती है राज्यसभा की, वो 6 साल की तो होती है, बट मजा यह नहीं है। मजा ये है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कितने साल का कार्यकाल होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहां पे सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होगा, एक स्थायी सदन होगा। बाकी कितने सदस्यों का कितने साल का कार्यकाल होगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वहां सिर्फ एक बार लिखा हुआ है कि सदस्यों की पद की अवधि कितनी होगी, वो हम संसद पर छोड़ते हैं। किस पे छोड़ते हैं? संसद पर। तो अब आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्टेटमेंट एकदम गलत है, एकदम गलत है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा कोई उल्लेख नहीं है। वहां पे सिर्फ इतना बोला हुआ है कि संसद पर छोड़ देते हैं, संसद जो मर्जी करे। तो संसद पर जब छोड़ा गया तो संसद ने एक एक्ट बनाया, एक अधिनियम बनाया, जिसका नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 वाला। और उसके अंदर 6 साल का कार्यकाल दिया गया। ये किसने दिया? संसद ने दिया। कौन से एक्ट के अंदर? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर दिया 6 साल का कार्यकाल। किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। संविधान ने कितना दिया? संविधान ने कोई बात ही नहीं की। संविधान ने सिर्फ इतना सा बोल दिया, संसद तय कर लेगी अपने आप। बात समझ आ गई? और जब 6 साल का कार्यकाल है तो सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट कैसे होगा? रिटायरमेंट के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया। किसने दिया? इसी एक्ट ने ही दिया, इस एक्ट ने ही दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधिनियम ने ही दिया ये अधिकार। किसको? राष्ट्रपति को। क्या अधिकार दिया? कि सेवानिवृत्त करने के आप आदेश दे सकते हो। कितने साल बाद में? प्रत्येक 2 साल बाद में। कौन से सदस्यों को? जिनका पीछे से 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। कितने सदस्यों को? 1/3 सदस्यों को। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि संविधान में उल्लेख नहीं है सदस्यों के पदावधि का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का पदावधि का, टेन्योर का कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर हो गया बात? फिर लोकसभा तो सिंपल सी बात है, लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में पहली बात, टेन्योर कितने साल का होता है? सामान्यतः, जनरली, हमेशा नहीं। लोकसभा का कुछ पता नहीं है, कभी भी उसकी बैंड बज सकती है। ठीक है, तो जब तक उसका बहुमत है तब तक तो मंत्रिपरिषद टिकेगी। और मान लो मंत्रिपरिषद ना टिकी, बहुमत नहीं था, तो एक बार राष्ट्रपति कोशिश कर लेगा कि अगर किसी का लोकसभा में बहुमत है तो फिर आप अपना सिद्ध कर दो। यदि किसी भी पार्टी के पास में लोकसभा में कोई बहुमत नहीं है तो फिर लोकसभा क्या होगी? भंग होगी, सीधी बात है, फिर से इलेक्शन करके लेके आओ। तो उसका तो कोई कार्यकाल फिक्स है नहीं। तो सामान्यतः जनरली कितने साल का होता है? जनरली 5 साल का होता है, पहली बैठक से। ये 5 साल कब से काउंट होते हैं? जब फर्स्ट सीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, तब से लेकर 5 साल तक इसका कार्यकाल देखा जाता है। तो प्रति 5 साल में है जो स्वतः विघटन हो जाता है। जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, लोकसभा का अपने आप ही क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, अपने आप ही भंग हो जाती है लोकसभा, और फिर से हैं जो नए इलेक्शन होते हैं। यदि बीच में भंग करनी है तो फिर राष्ट्रपति बीच में भंग कर सकते हैं। यदि 5 साल से पहले भंग करनी है तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये समय पूर्व लिखना था, गलती से यहाँ पे ये सम पूर्व हो गया, ये समय पूर्व लिखा हुआ है। तो समय पूर्व विघटन करना है तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और 5 साल होते ही अपने आप विघटन कैसे करेगा? स्वतः विघटित हो जाती है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए,
अपने आप ही विघटन हो जाता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, न राष्ट्रपति को न किसी और को, अपने आप विघटन हो गया। लेकिन यदि समय से पहले विघटन करना है, किसका? लोकसभा का, तो राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ने विघटन क्यों किया, सही किया कि गलत किया, कोई न्यायालय में नहीं जा सकता, न्यायालय में है जो चुनौती दी ही नहीं जा सकती। राष्ट्रपति ने आदेश मार दिया मतलब मार दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमने क्या बोला, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः जनरली 5 साल का होता है। 5 साल से कम भी हो सकता है, 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? यदि देश में इमरजेंसी लगी हुई है, यदि देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा हुआ है, तो एक बार में 1 साल की वृद्धि कर सकता है। समझ में नहीं आई बात? बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूं। हालांकि हम इमरजेंसी वाले टॉपिक में बहुत ढंग से समझेंगे, लेकिन अभी आप 1 मिनट के लिए ऐसे समझो कि मान लेते हैं 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो गए तो लोकसभा का तो विघटन होना चाहिए था, लेकिन कल 5 साल पूरे हो रहे थे, आज रात में कुछ देश में ऐसा हुआ कि इमरजेंसी लग गई, देश में आपातकाल लग गया। तो आपातकाल लग गया तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। इमरजेंसी तभी लगी ना जब देश में हालत बहुत खराब है, और ऐसी खराब हालत में देश में इलेक्शन करवाना असंभव होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति 1 साल के लिए, या राष्ट्रपति को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वतः ही यदि इमरजेंसी लगी हुई है, यदि इमरजेंसी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? इमरजेंसी लगी हुई है, तो अपने आप ही 1 साल का कार्यकाल बढ़ जाएगा। कि पहले वो अभी विघटित होनी थी, अब 1 साल तक विघटित नहीं होंगी लोकसभा, जो सदस्य चुन के आए हुए हैं एमपी के रूप में, बैठे रहेंगे, कार्यकाल चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं 1 साल की। मान लेते हैं कि इमरजेंसी खत्म हो गई, तो ठीक है, खत्म हो गई तो मजा आ गया। लेकिन मान लेते हैं इमरजेंसी अब भी खत्म नहीं हुई है और 1 साल पूरा हो गया, तो क्या होगा? तो फिर से 1 साल के आगे लिए, 1 साल फिर के लिए, अगले 1 साल और के लिए हैं, जो फिर से लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, फिर से 1 साल बढ़ जाएगा। मान लेते हैं अगले 1 साल में लोकसभा का मतलब इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो ठीक है। इमरजेंसी नहीं खत्म हुई तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि एक एक साल करके अनगिनत समय तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यदि देश में इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है तो। लेकिन एक एक साल के लिए, ऐसा नहीं कि एक साल में 2 साल, एक साथ में 2 साल की बढ़ा दी। हाँ, एक साथ में 2 साल की नहीं बढ़ा सकते, एक एक साल करके तुम जाओ, जितनी बार चाहो बढ़ा सकते हो। हालांकि इसके पीछे और प्रोसेस है, वो अपन इमरजेंसी समझेंगे कि इसमें लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का 2/3 से हैं जो उसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए महीने के अंदर अंदर, वो बहुत सारे लफड़े हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ आप ये समझो कि लोकसभा का कार्यकाल यदि इमरजेंसी लगी हुई है तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक साथ में 2 साल की नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन एक बार में 1 साल करके तुम जितना बार चाहो बढ़ा लो, जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती तब तक। इमरजेंसी खत्म हो गई है तो फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना अनिवार्य है। यदि इमरजेंसी खत्म हो चुकी है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। तो ये तो आपको पता ही है, पहले से 6 महीने के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, है ना? क्योंकि नहीं तो 6 महीने के बाद में वो मंत्री वाला मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक मंत्री बिना लोकसभा का सदस्य रहे हुए मंत्री सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है। इसका मतलब यदि देश को चलाना है, लोकसभा तो भंग हो चुकी है क्योंकि नए इलेक्शन के लिए इनवाइट कर दिया, मतलब लोकसभा भंग है। लोकसभा भंग है तो फिर अब जो मंत्रिपरिषद काम कर रही है देश के लिए, वो तो केयर टेकर के लिए काम कर रही है, वो तो केयर टेकर मिनिस्ट्री है ना, वो तो अपने सदस्य तो नहीं है वो लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के सदस्य तो जा चुके हैं उन सबकी, क्योंकि लोकसभा भंग हो चुकी है। तो फिर वो 6 महीने तक ही तो रह सकते हैं ना। अपने संविधान में प्रावधान क्या है कि एक मंत्री संसद का सदस्य रहे बिना 6 महीने तक क्या रह सकता है? मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो फिर देश संभालेगा कौन? ठीक है, तो इसलिए 6 महीने वाला तो आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, संसद की सदस्यता। संसद की सदस्यता कैसे होती है, कौन इसके लिए योग्य होता है, कौन अयोग्यता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब मैंने क्या लिख रखा है, देखो ऊपर हेडिंग है क्या लिखी, पहले तो क्या लिखी हुई है, अर्हताएं। अर्हता का मतलब होता है योग्यता। अर्हता का मतलब क्या होता है? योग्यता। क्या होता है अर्हता का मतलब? योग्यता होता है। क्या होता है? फिर से बोलो, योग्यता होता है। क्या होता है? योग्यता होता है। अर्हता मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी।
ठीक है, ओके। किसकी? संसद के सदस्यों की, मतलब राज्यसभा के भी और लोकसभा की भी, संसद के सदस्यों की। समझ आ गई बात? योग्यता की बात कर रहे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें भी दो पक्ष है, संविधान के अंदर क्या योग्यता दी हुई है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंदर क्या योग्यताएं दी हुई है। ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर कट। यूपीएससी में प्रश्न ऐसा पूछेगा, संसद के सदस्यों की सदस्यता की योग्यताएं संविधान के अनुसार क्या है, तो संविधान के अनुसार अलग है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अनुसार अलग है। यदि आपको संसद का सदस्य बनना है तो संविधान वाली भी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट 1951 वाली भी, दोनों योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। समझ में आ गई बात? तो समझो पहले संविधान में क्या क्या योग्यता लिखी हुई है। सबसे पहले तो संविधान में यही लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में बात आई कि भारत का नागरिक जन्म से होना चाहिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। भले तुमने रजिस्टर, पहले तुम मान लो अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन तुम रजिस्ट्रेशन करवाया और जो भी भारत का अपना एक नियम है, कानून है कि भारत की सदस्यता कैसे धारण करनी होती है, उस नियमों को पूरा करते हुए आपने गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की सदस्यता ले ली है। क्योंकि भारत में जो नागरिकता की सदस्यता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। तो गृह मंत्रालय के अनुसार आपने सदस्यता ले ली है, तो आप भारत के नागरिक बन चुके हो। तो फिर उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म से कहीं लिखा हुआ है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं जन्म से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते जिंदगी में कभी भी। क्यों? क्योंकि वहां का नियम है कि अमेरिका का यदि राष्ट्रपति बनना है तो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जन्म से, बाय बर्थ, एडॉप्टेशन के द्वारा नहीं। ऐसा नहीं कि पंजीकरण करवाया फिर अमेरिका के नागरिक बन गए और चुनाव लड़ना, ना, नहीं लड़ सकते। तो भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगला क्या है? चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत, ऑथोराइज्ड व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी है। मतलब आपको पता होगा, ये तो सिंपल सी बात है कि जब अपने देश में इलेक्शन जब शुरू होते हैं लड़ने के लिए, तो जो मेंबर, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद नहीं, इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जब अपना फॉर्म फिल करते हैं एज ए उम्मीदवार के रूप में, तब पहले एक कलेक्टर, सामान्यतः कलेक्टर होता है, कलेक्टर के सामने या वहां का जो भी चुनाव अधिकारी है उनके सामने क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं ना। अभी तक जीता नहीं है वो, अभी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है, तो उससे पहले भी उसने शपथ ले ली है, तो शपथ वो लेना अनिवार्य है, ये संविधान कह रहा है। और ये शपथ किसके सामने लेगा? उस व्यक्ति के सामने लेगा जिसका ऑथोराइज, जिसको प्राधिकृत किसने किया हो? चुनाव आयोग ने किया हो। किसने किया हो? चुनाव आयोग ने। ठीक है। और जनरली आपको पता ही है, चुनाव आयोग है जो उस जिले के कलेक्टर को है जो चुनाव अधिकारी के रूप में अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिला कलेक्टर जैसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसने सिर्फ क्या लिखा हुआ है? चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत, ऑथोराइज्ड व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी है। चुनाव आयोग ने बोल दिया कि देवीलाल के सामने जाके शपथ लेनी है, तो फिर उनको मेरे सामने ही शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका चुनाव आयोग बोल देगा उनके सामने शपथ लेनी है उसी की। ठीक है। अब शपथ क्या लेगा? तो दो शपथ लेगा। पहली तो लेगा कि संविधान के प्रति उसकी आस्था और निष्ठा है उसकी, मतलब मैं संविधान, भारत के संविधान का आदर करता हूँ, उसमें आस्था रखता हूँ और उसके प्रति मेरी निष्ठा है। दूसरा है कि संप्रभुता एवं अखंडता की लेता है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को मैं अक्षुण्ण रखूंगा, उसके ऊपर कोई है जो किसी भी तरह की दुविधा नहीं आने दूंगा। ठीक है। तो दो ये शपथ लेता है। शपथ दोनों ध्यान रखनी, पहले संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा के लेता है, दूसरा लेता है देश की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लेता है। ये किसके सामने ले रहा है? चुनाव आयोग के द्वारा ऑथोराइज किसी व्यक्ति के सामने लेता है। कौन लेता है? जिसको भी संसद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने जाना है, उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को लेना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं न्यूनतम आयु की। आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, ध्यान से सुनने का, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना है, राज्यसभा का चुनाव लेना है, लड़ना है आपको, तो फिर अवधि कितनी होनी चाहिए? 30 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। कितनी? न्यूनतम, न्यूनतम बोल रहा हूं, अधिकतम कोई है? अधिकतम के लिए भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अधिकतम आपको पता है कि ये जो अभी रक्षा मंत्री है ना, क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह, उनकी उम्र तो 82-83 साल हो चुकी है, फिर भी वो सदस्य लड़ रहे हैं ना। तो अधिकतम उम्र नहीं है कुछ भी, न्यूनतम उम्र है कि राज्यसभा का सदस्य लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। कितनी साल? 30 साल।
और लोकसभा के लिए 25 साल होने चाहिए, यानी राज्यसभा से 5 साल छोटा, राज्यसभा से 5 साल छोटा 25 वर्ष हो सकती है न्यूनतम। क्या बोल रहा हूँ, न्यूनतम लिखा हुआ यहाँ पे देखो, न्यूनतम लिखा हुआ भी है। तो राज्यसभा के लिए 30 साल होने चाहिए, लोकसभा के लिए 25 साल होने चाहिए। समझ आ गई बात। फिर इसने एक ऐसी बात लिखी, ये तीन बातें लिखी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा कोई भी अथॉराइज्ड व्यक्ति है उसके सामने शपथ लेनी है संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, देश की अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की। आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का लड़ना है तो 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा की लड़नी है तो 25 साल होनी चाहिए। बस इतनी बातें लिख दी। उसके बाद में एक बात ऐसी लिखी जिसने सब कुछ हाथ खोल दिए। क्या लिखा कि ऐसी अन्य सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद तय करे। जो कौन, तो ऐसी सभी वो योग्यताएं जो संसद तय करे उनको भी पालन करना है, उनको भी योग्यता के रूप में माना जाएगा, ऐसा संविधान ने कहा। संविधान ने क्या कहा, फिर से सुन ली कि ये 3-4 योग्यता तो मैं बता ही रहा हूँ। कौन बता रहा है, संविधान खुद बता रहा है कि ये तो पालन करना है, ये तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा वो सभी योग्यता भी पालन करनी पड़ेगी जो बाद में संसद कोई न कोई अधिनियम बना के और कोई भाई योग्यता निर्धारित कर ले तो उसको भी मानना अनिवार्य है। तो फिर संसद को जब दी छुट्टी तो संसद ने अपना एक काम किया। पहला तो काम आपको पता ही क्या कर दिया, देखो छोटा सा नाम लिखा हुआ पर बहुत बड़ा नाम है। क्या है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ढंग से बनाया और इसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं लिखी। ठीक, उसके बाद में संसद ने एक और काम किया और इसलिए मैंने इस 5 पॉइंट के अंदर क्यों लिखा, आपको बात समझ में नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि संसद का इशारा करके फिर नीचे एरो करके लिखा कि दल बदल कानून, और अनुसूची कितने लग दिया, 10। अब आप कहेंगे मैंने संसद के सामने भी किया हुआ है और संविधान वाले रो के देखो ऊपर हेडिंग क्या थी, संविधान में, और नीचे 5 पॉइंट दिख रहा है, संविधान के अंदर ही दिख रहा है। तो बात यह है देखो कि पहली बात तो दल बदल कानून जो था बनाया किसने, संसद ने बनाया। किसने बनाया, संसद ने बनाया। किसने बनाया, संसद ने बनाया। ठीक है, तो क्योंकि संसद को पावर दी हुई थी इसलिए संसद ने बना दिया। दूसरी बात, क्योंकि ये अब भी संविधान के अंदर है ना, संसद ने दल बदल कानून बना के 52वें संविधान संशोधन किया और अनुसूची 10 के अंदर डाल दिया, अनुसूची 10 के अंदर डाल दिया। और जैसे ही संसद ने इसको 10वीं अनुसूची के अंदर रिप्लेस किया, प्लेस किया, तो फिर अब तो संविधान में आ गया ना। दल बदल कानून अभी कहां है, संविधान के अंदर है, क्योंकि वो अनुसूची 10 के अंदर लिखा हुआ है और अनुसूची 10 तो संविधान का भाग है। अनुसूची 10 तो संविधान का भाग है ना, तो जब अनुसूची 10 के अंदर लिखा हुआ है तो वो भी तो संविधान का पार्ट हो गया। तो अब मान लो आपके एग्जाम में दल बदल कानून का कोई एक नियम लिख के और बोले कि संविधान के अनुसार, तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे मत समझना कि यार ये तो दल के संविधान के अनुसार कैसे हो सकता है, ये तो संसद ने बनाया था, ये तो दल बदल कानून है। ना ना ना, है। क्यों है, क्योंकि संविधान के अंदर ही तो है दल बदल कानून। तो फिर भले ही मूल संविधान में ना था, बाद में जोड़ा गया हो, बट है तो संविधान के अंदर। तो क्लियर हो गई बात, इसको भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, तो फिर पहले पढ़ लेते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में क्या लिखा, जो संसद को पावर दी थी संसद ने बनाया। तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में क्या लिखा संसद ने, उसको देख लेते हैं। तो पहला तो लिखा कि किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यहाँ पे आपको कुछ और लग रहा था, मुझे ये वर्ड दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड है, किसी भी। क्योंकि जनरली हम ऐसा सोचते हैं, और इवन 2003 तक तो ऐसा ही था। 2003 तक क्या था कि मान लो मुझे मुझे मान लेता हूं कि वाराणसी से चुनाव लड़ना है, मुझे वाराणसी से मान लेता हूं चुनाव लड़ना है, तो 2003 तक ये बाध्यता थी कि मुझे वाराणसी के निर्वाचन क्षेत्र का ही रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, वहां का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए। मतलब मेरा जो वोट है ना वो कहां पड़ना चाहिए, वाराणसी के अंदर ही पड़ता होना चाहिए। अगर मैं रजिस्टर्ड वोटर वाराणसी का नहीं हूं तो मैं वाराणसी से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। पहले ये था, अब ये नहीं है। अब तो आपको पता है ये मोदी जी कहां के, मोदी जी गुजरात के, इलेक्शन कहां से लड़ते हैं, यूपी से लड़ते हैं। तो मोदी, एक इंसान जहां का होता है वहीं का होता है ना रजिस्टर्ड वोटर, एक इंसान जनरली वहीं का वोटर होता है, रजिस्टर्ड वोटर है जहां का वो स्थायी निवासी होता है। जैसे मान लो मैं अभी
जोधपुर के जिले में कहीं एक कस्बे का निवासी हूँ, तो मेरा जो रजिस्टर्ड मैं वोटर हूँ वो भी जोधपुर के अंदर जहाँ मेरा रहवास है वहीं के निर्वाचन क्षेत्र का मैं रजिस्टर्ड वोटर होऊंगा। आप भी अपने अपने जहाँ पे स्थायी निवास है वहीं के रजिस्टर्ड वोटर है। हाँ, कभी ऐसा होता है, मान ले फिर मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, मैं कहीं और जगह चला गया और लंबे टाइम से वहां रह रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ से हटा के और वहां पे अपना रजिस्टर्ड वोटर बन सकता हूँ। वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए भी मुझे रजिस्टर्ड वोटर वहां का बनाना पड़ेगा। तो ठीक पहले ऐसे था, पहले क्या था कि मान लो अब मुझे केरला से चुनाव लड़ना है, तो पहले मुझे केरल के अंदर किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र जहां पे मुझे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ना है वहां का मुझे रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो कहीं का भी हो, देश में किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। जैसे मान लेते अब क्या सिस्टम है, अब ये है कि मान लो मेरा रजिस्टर्ड वोटर मैं कहाँ का हूं, मैं जोधपुर का हूं, ठीक है, और मुझे यदि चुनाव लड़ना है असम का, तो मैं लड़ सकता हूं बिना कोई दिक्कत के। भले ही मैं असम के किसी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा हूं, वहां का भले ही मैं वोटर ना हो रजिस्टर्ड का, पर देश में कहीं न कहीं एक निर्वाचन क्षेत्र का मैं वोटर होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ किसी भी, अब वापस लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। किसी भी एक, जरूरी नहीं है कि जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे उसका ही होना चाहिए, ना ना, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं। पहले ऐसा था, क्या लिखा हुआ नीचे देखो, मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि वर्ष 2003 तक राज्यसभा के लिए भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता की अनिवार्यता समाप्त की। कब? 2003 में समाप्त की। कब? 2003 में। 2003 से पहले राज्यसभा के लिए भी यह सिस्टम था कि यदि आपको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य चुन के जाना है, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड वोटर होना अनिवार्य था। राजस्थान से लोकसभा राज्यसभा का सदस्य चुन के जाना है, तो फिर वहां पे राजस्थान का मुझे एक रजिस्टर्ड वोटर होना अनिवार्य था। लेकिन अब ये अनिवार्यता 2003 में खत्म कर दी गई। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए तो पहले थी ही नहीं, लोकसभा के लिए तो कभी थी नहीं अनिवार्यता। लोकसभा में तो हमेशा छूट ही रही कि तुम भले देश में कहीं ना कहीं एक जगह का वोटर होना चाहिए, उसके बाद जहां मर्जी वहां से इलेक्शन लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं थी। वोट नहीं दे सकते वहां पे, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर वोट भी ऐसे दे सकते हैं? ना ना, वोट नहीं दे सकते। मोदी जी खुद इलेक्शन लड़ते हैं वाराणसी से, बट वोट वाराणसी में नहीं दे सकते। वोट कहां पे देना पड़ेगा? वोट तो उनका अपना गुजरात में ही जाकर देना पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड वोटर तो वहां के है ना। मोदी जी वोटर कहां के? वोटर तो गुजरात में कहीं अपने जगह के है ना। तो मोदी जी वाराणसी के अंदर वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन लड़ सकते हैं। और 2003 तक राज्यसभा के लिए बाध्यता क्या थी कि आपको जिस राज्य से, जिस निर्वाचन क्षेत्र के राज्य से आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है वहां का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए था। लेकिन 2003 में इस जो अनिवार्यता थी इसको समाप्त कर दिया गया राज्यसभा के लिए भी। अब राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप जहां से इलेक्शन लड़ रहे हो वहां का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। बस एक बात बोली हुई है कि देश में किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र के आप रजिस्टर्ड वोटर हो जाना, ठीक है। और जो राज्यसभा वाला जो अनिवार्यता को हटाया था संसद ही हटाई और कौन हटाएगा। जब इसको हटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना। सुप्रीम कोर्ट बोला बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मान लिया? वैलिड मान लिया। तो इसको वैलिड ठहरा दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर भले अनिवार्यता ना है समाप्त कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर्ड मतदाता भले कहीं का हो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई दिक्कत ना है। फिर अगला दूसरी बाध्यता क्या है? अच्छा, ये जो मैं बात बोली अभी ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 लिखी हुई है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएगा, संविधान के अनुसार एक उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है। अब मान लो ये बात लिखी हुई है, तो भले ही बात सही हो चाहे गलत हो, आप तो शुरू में जो नाम लिखा था कि भारतीय संविधान के अनुसार, उसको देखते इस लाइन को काट दो, क्योंकि आपको पता है ऐसी बात तो भारतीय संविधान में तो कोई लिखी हुई ही नहीं है। ये कहाँ लिखी हुई है? ये तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंदर लिखी हुई है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ये एससी और एसटी की बात हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनता जाति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने हेतु, मान लो आपको
SC और ST जो रजिस्टर्ड, मैंने कल परसों लास्ट वाली क्लास से याद करो, कल परसों का मतलब है कि जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें देखो मैंने आरक्षण के बारे में बताया था कि ST SC की आरक्षण सीटें होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती है। तो आरक्षित सीटों की बात कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है उस पर यदि आपको चुनाव लड़ना है तो क्या अनिवार्यता होनी चाहिए? क्या वहां पे मैं, जैसे मान लो एक राज्य है, मान लेते हैं उस पर एक सीट इस बार जो है SC ST की सीट आई हुई है, मान लेते हैं किसकी सीट आई हुई है, इस बार बोला गया कि वाराणसी से जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा चुनाव आयोग की शक्ति है, चुनाव आयोग ये करता है, जो कि मैंने बोला था ना कि लगभग 15% और वो कुछ परसेंटेज डिसाइड किए हुए, इतने परसेंटेज सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षण किसको मिला हुआ है, ST SC को मिला हुआ है। तो फिर इतनी सीटें भी होनी चाहिए, इतनी सीटों पर अनिवार्य रूप से ST SC का इलेक्शन ही होना चाहिए। तो वह जब चुनाव आयोग जब सीटें निकालता है तब वो चुनिंदा रूप से कुछ ऐसे कह सकते हैं कि वो सांसदों की सीटें होती वहां पे अनिवार्य कर देती है कि इस बार वाराणसी से जो भी उम्मीदवार लड़ेंगे वो सारे के सारे ST SC होंगे। बोलते हैं ना कि इस बार इस चुनाव क्षेत्र में सीट है वो ST SC की सीट आई है। किसकी सीट आई है? ST SC की सीट आई है। इसका मतलब उस पे ST SC का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है और बाकी वाला जनरल वाला OBC वाला चुनाव ही नहीं लड़ सकता। तो जब ST SC का चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या, जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर, मान लेते हैं राजस्थान के अंदर A नाम की कोई सीट है, A नाम का कोई मतलब संसद क्षेत्र है, वहां पर इस बार ST SC की सीट आ गई है। तो इस A नाम की सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है? तो पहली बात तो चूंकि सीट SC SC के, इसके लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो क्या होना चाहिए? वो अनुसूचित जाति या जनजाति का ही सदस्य होना, मतलब वो भी व्यक्ति होना चाहिए। किसका? ST SC का व्यक्ति ही होना चाहिए। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या सर उसी राज्य का होना चाहिए? हाँ, SC कोई बाध्यता नहीं है, ST SC बस होना चाहिए। भले वो केरला का ST SC हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो खुद राजस्थान का हो, किसी भी राज्य का हो, लेकिन वो ST SC का व्यक्ति होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। समझ आ गई बात? बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो बात है, ये तो हो गई योग्यताएं। ये क्या हुई है? योग्यताएं, एलिजिबिलिटी। अब अयोग्यताएं क्या है वो समझो। अयोग्यता भी तो लिखी हुई है, वो तो थी योग्यताएं कि ये होना चाहिए। अब अगला लिखा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा जो बीच नीचे लिखी हुई ये वाली जो ये अयोग्यताएं हैं, इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक भी उस सदस्य के अंदर पाई जाती है तो फिर उस व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अयोग्यता का मतलब क्या है कि ये जो नीचे जो भी बातें लिखी हुई है, अगर इनमें से एक का भी दोषी, एक का भी फॉलोवर कोई भी उम्मीदवार पाया जाता है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो पहले देखते हैं कि अयोग्यताएं, अनएलिजिबिलिटी अपने संविधान में क्या लिखी हुई है, अपने संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर बात कर लेंगे कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो पहले अपन संविधान में देख लेते हैं। तो संविधान में तो पहली बात ये लिखी हुई है कि लाभ का पद धारण करता हो। क्या पद धारण करता हो? लाभ का पद धारण करता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, देखो ये निरयोग्यता है, ये अयोग्यता है। लक्ष्मीकांत में यहाँ पे लैंग्वेज में गड़बड़ की हुई है। अब लक्ष्मीकांत की बात को मत फॉलो करना, गड़बड़ की हुई है, मैंने उसको ठीक किया है। ठीक है, वहां पे क्या देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं? अयोग्यताओं की बात कर रहे हैं। तो संविधान में अयोग्यता, पहली अयोग्यता क्या है कि लाभ का पद धारण। अगर किसी के पास में लाभ का पद धारण किया हुआ है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अयोग्य है। यदि लाभ का पद किसी व्यक्ति के धारण किया हुआ है तो वो संविधान के अनुसार सांसद सदस्य चुनने के लिए अयोग्य है, अयोग्यता है। एकदम पिन पॉइंट पे होने चाहिए सारे सारी बातें। ये अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद ये कि संसद द्वारा निर्धारित पद एवं मंत्री, लाभ के पद। अब एक बड़ी धारणा है ना कि लाभ का पद किसको बोला जाएगा, तो ये तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है। हमारे संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया। ये ध्यान से लिख लेना नोट करके कि भारतीय संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। सिर्फ इतना बार बार लिख दिया कि लाभ का पद धारण नहीं करना है, लाभ का पद धारण नहीं करना है। लाभ का पद होता क्या है कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो इतना बस लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है 193 के आसपास मेरे ख्याल से, वहां पे लिखा हुआ है कि लाभ के पद में क्या क्या नहीं है। उनमें बस 2 नाम 3 नाम लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, और आई थिंक कोई मंत्री जो होते हैं, मंत्री लाभ के पद में। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि जो मंत्री होते हैं वो मंत्री लाभ के पद में नहीं होते।
मंत्री लाभ के पद में नहीं होते हैं। और उसके अलावा वो सब लोग जिनको संसद कानून बना के बोल दे कि ये वाला व्यक्ति जो है लाभ के पद में नहीं है, तो फिर लाभ के पद से नहीं आएगा। तो ये दो अपवाद है। बाकी अपन अपवाद को भी साइड में करो। अपन को ध्यान ही रखना है, लाभ का पद यदि किसी बात ने धारण किया हुआ है तो वो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य है संविधान के अनुसार। अगला, उसका दिमाग ही खराब हो, एकदम दिमाग की हालत ठीक नहीं है, विकृत चित्त हो, पागल हो, दिवालिया हो। पागल होगा तो क्या होगा? अच्छा, पागल कैसे? मैंने बोल दिया तो पागल चल जाएगा कि मैंने बोला कि यार ये तो पागल है एकदम, इसको इलेक्शन नहीं ले सकता, हो जाएगा ऐसा काम? हाँ हाँ, न्यायालय, कोर्ट ने उसको घोषित कर रखा हो, न्यायालय ने उस उम्मीदवार को, उस व्यक्ति को विकृत चित्त, ये विकृत चित्त का मतलब, विकृत का मतलब बिखरा हुआ, चित्त का मतलब मेमोरी, उसकी एकदम दिमागी रूप से हालत खराब है, न्यायालय ऐसा घोषित कर दे। और न्यायालय ऐसे थोड़ी घोषित करता है, न्यायालय पूरी डॉक्टर की टीम लेके आता है और डॉक्टर की टीम जांच करती है, उसके बाद में उसको घोषित करती है। यदि न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित व्यक्ति है तो फिर वो है जो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला ध्यान रखना, घोषित दिवालिया, घोषित रूप से दिवालिया होना चाहिए, अघोषित नहीं, घोषित दिवालिया होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर दिवालिया होता क्या है? तो कई तो लोग इतना बोलते हैं कि दिवालिया का मतलब जिसके पास में पैसे ना हो, जिसके खाने के लिए पैसे ना बचे हो, हाँ हाँ, उसको दिवाली नहीं कहते। एक ही परिभाषा है दिवाली का, आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो दिवाली की परिभाषा तो एक ही है, क्या? यदि किसी की देयता, लाइबिलिटीज जो होती है वो उसकी एसेट से, उसकी परिसंपत्ति से अधिक हो जाती है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, देखो ध्यान से। यदि किसी की देयता जो होती है, यदि किसी की जो देयता होती है, लाइबिलिटीज जो होती है, वो किससे, एसेट से अधिक हो जाए, क्या मतलब वो इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितना लोन ले रखा है, मैंने जितना ऋण ले रखा है बैंकों से, अलग अलग व्यक्तियों से, जो भी मेरे ऋण लिया हुआ है, वो ऋण मान लेते मैंने ले लिया 100 रुपए का। कितने रुपए का लिया हुआ है? 100 रुपए का मान ले ऋण लिया हुआ है, टोटल ऑल ओवर मिला के, ठीक है। और मेरे पास में जो संपत्ति है, चाहे वो मेरी किताबें हो, चाहे मेरा कंप्यूटर हो, चाहे मेरा खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी में सब आते हैं ना, बौद्धिक प्रॉपर्टी भी होती है, फिजिकल भी होती है, फाइनेंशियली भी होती है, सारी प्रॉपर्टी है। मेरी सभी प्रॉपर्टीज को मिला के यदि उसकी मैं वैल्यू करूं, तो अगर वो 90 रुपए ही आए, कितने रुपए आए? 90 रुपए। जबकि मैंने ले कितनी रखी है? ले 100 रखी है। तो मैंने ले तो 100 रखी है, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी तो 100 रुपए, जबकि मेरी एसेट कितनी है? 90 रुपए ही है। तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी जो है वो एसेट से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो यदि आपकी देयताएं, आपके ऊपर जो कर्ज है, वो कर्ज आपकी एसेट से ज्यादा होने लगे, तो बोलते हैं वो व्यक्ति दिवालिया है। क्या है? दिवालिया है, घोषित दिवालिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्या है? विदेशी नागरिकता ले ली हो या किसी, देखो पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आप उम्मीदवार तो लड़ रहे हो, भारत के लिए लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, भाई भारत में मैं सांसद बनूंगा, इलेक्शन लड़ लूंगा, उम्मीदवारी भी कर रहे हो, लेकिन तुमने तो विदेश की नागरिकता ले ली। अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए, हमने जैसे बोला उसने विदेश की नागरिकता ले ली है। अब भारत में क्या सिस्टम है? भारत में सिंपल सा सिस्टम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता, सिटीजनशिप धारण करता है, जैसे ही उसने दूसरे देश की धारण की, भारत के अंदर उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लेते हैं कि अमेरिका की नागरिकता धारण कर ली। जैसे ही मैंने अमेरिका की नागरिकता धारण की, उसी वक्त बिना कुछ कहे, बिना कुछ लीगल प्रोसेस किए, भारत से मेरी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बताओ, अगर उसने विदेशी नागरिकता ले ली है तो भारत से स्वतः नागरिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जैसे ही भारत में वो नागरिकता समाप्त हुई, तो अब ऊपर चलो, अभी क्या लिखा था कि अगर उसको योग्य तो बनना है तो किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वो तो भारत का नागरिक रहा ही नहीं, जो भारत का नागरिक रहा ही नहीं, तो संविधान के अनुसार वो योग्य है ही नहीं, तो बस बात समाप्त होगी, इतनी वाली है। तो ये तो बात छोटा सा लॉलीपॉप था जो दिया। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट है, फिर क्या लिखा हुआ? या करके लिखा हुआ, देखो जरा यहाँ से क्या लिखा हुआ? या। इसका मतलब या तो उसने विदेशी नागरिकता ले ली हो तो भी वो इनएलिजिबल है, अयोग्य है, या फिर किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। अरे बाप रे, कई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि देश इलेक्शन लड़ रहे हैं भारत के अंदर, नागरिक भी है भारत के ही है, नागरिकता भी चेंज नहीं की है, भारत के ही लेकिन भाई साहब का तो दिल है वो पाकिस्तान के लिए जीता है भारत के, नागरिकता भी भारत की है, इलेक्शन भी भारत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दिल किसके लिए बन रहा है?
दिल के अंदर तो जो गुगलियां हैं वो तो पाकिस्तान के लिए खेल रही है, तो फिर भाई साहब उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको फिर वो अयोग्य है भारत के लिए। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पता कैसे चलेगा? पता भाई साहब एक्ट से पता चल ही जाता है ना। एक्ट से, एक्ट का मतलब उसका वो जो उसके जो आते हैं, उसको उसके जो बोलने का तरीके, उसके जो भाषण है, उसके काम करने का तरीका है, उन सबसे उनकी जो उसका जो डेली शेड्यूल होता है, उनके जो एक्शंस होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि इसकी निष्ठा किस देश में है। ठीक है। तो यदि निष्ठा भी है तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, अभी स्वीकार कर दिया जाएगा उसको। अभी स्वीकार का मतलब होता है अयोग्य। ठीक है। अगला क्या है? अगला है संसद द्वारा, वो तो वापिस फिर से बात आ गई। संसद कोई ऐसी विधि बना दे, संसद कोई ऐसा नियम बना दे, संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि ये योग्यताएं, ये बातें फॉलो नहीं करेगा तो व्यक्ति अयोग्य होगा, तो उसका भी पालन करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले के लिए बोला गया, वैसे ठीक यहाँ पे फिर से संविधान बोल रहा है कि ये इतनी 4 बातें तो हमने बोल दी है, और 5वीं बात ये है कि आगे कोई भी संसद यदि कोई विधि का निर्माण कर देती है अयोग्यता के लिए, तो उसको भी पालन करना अनिवार्य है। तो फिर संसद ने अपना रूप दिखाया, और संसद ने क्या बनाया? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। अब देखो, अब जब संसद को बोल दिया कि कोई भी ऐसी विधि बना लो जिसके अंदर अयोग्यता निर्धारित करोगे, तो फिर उसका पालन करना पड़ेगा। तो संसद ने बनाया कौन सी? पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बनाया। और उसके बाद में आपको पता है फिर एक बनाया था कौन सा? दल बदल कानून। दल बदल कानून को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर भी कुछ अयोग्यता लिखी हुई है, तो वो अयोग्यता भी अगर मान लो कर ली है, तो भी उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि दल बदल तो बाद में है ना, बाद के लिए। तो ये छठा किस में आ जाता है? फिर संविधान में आ जाएगा, क्योंकि दल बदल कानून कहाँ पे है? 10वीं अनुसूची में है। संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर डाला हुआ है, तो ये संविधान में आएगा, इसलिए मैंने छठा पॉइंट संविधान लिख दिया, दल बदल कानून। ठीक है। बनाया संसद ने, बट वो संविधान संशोधन है तो संविधान के अंदर है, तो फिर अब तो संविधान में हो गया ना। ठीक है। ओके। अब देखो, पहले वही पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 पढ़ लेते हैं। अब पीपल रिप्रेजेंटेटिव 1951 क्या है? पहला तो ये कि इसमें लिखा होगा यदि चुनावी अपराध किया हुआ है, चुनाव के अंदर कोई भी अपराध किया हुआ है, तो फिर उसको अयोग्य माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, उसको अयोग्यता घोषित कर देंगे। या फिर वो चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण करता है, बहुत ही बुरा आचरण करता है। ठीक है। क्या बोल रहा हूं? चुनावी अपराध किया है उसने, या फिर उसने भ्रष्ट आचरण किया है, तो उसको दोषी माना जाएगा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या, ये किसमें? ये सारा का सारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंदर है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, किसी भी कोर्ट ने मिनिमम 2 साल की सजा दी हो। कितने साल की? मिनिमम 2 साल की सजा दी हो, 2 साल का कारावास दिया हो, कोई भी अपराध में किसी भी व्यक्ति को मिनिमम 2 साल का सजा सुनाई हुई है, तो फिर उसको आप एलिजिबल नहीं माना जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है, अपवाद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि निवारक नजरबंदी होती है। निवारक नजरबंदी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्शन आने वाला है, या मान ले देश में कोई बड़ा कोई इवेंट होने वाला है, तो पुलिस के पास में ये पावर होती है, राज्य की सरकारों के पास भी ये पावर होती है कि वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के जेल में डाल देती है, भले ही उन्होंने कोई अपराध नहीं किया हो, कोई भी अपराध नहीं किया हो, फिर भी उनको पकड़ के और जेल में डाल देती है, नजर बंद कर देती है। क्या कर देती है? नजर बंद कर देती है। नजर बंद का मतलब जेल में डाल दिया, बाहर दिख नहीं रहा, नजर से बंदी कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर सकता है? ऐसा कर सकता है, और इंदिरा गांधी ने ऐसे ठीक से किया था इमरजेंसी के टाइम। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अभी इस व्यक्ति ने कोई अपराध तो नहीं किया है, बट यदि ये वाला मामला बार किया, सरकार ने कोई ऐसा एक्शन लिया, मान लो सरकार को चेंज करने वाली है, कोई नया बदलाव करने वाली है, तो सरकार को पहले से अंदाजा होता है कि मैंने जैसे ये चेंज किया, तो ये वाला इंसान भले ही अपराध तो नहीं किया हुआ, बट जैसे ये चेंज बार पब्लिक होगा, तो ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति अपनी आवाज के द्वारा पूरी जनता को भड़काएगा, और हो सकता है कि माहौल खराब हो सकता है। तो उस व्यक्ति को बिना बताए चुपचाप गाड़ी में डाला और जेल में ले जाकर पटक दिया, नजर बंद कर दिया। क्या कर दिया? नजर बंद कर दिया।
और इंदिरा गांधी ने ऐसा बहुत किया था। आपको पता है जब अभी जम्मू कश्मीर वाला वो हमने 370 धारा हटाई थी, तब आपको पता है कि जो महबूबा मुख्तार वगैरह कुछ वो जम्मू कश्मीर की जो है, उनको हमने नजरबंद कर दिया था, है ना। 370 बाद में हटा, 2 दिन बाद में हटाया गया था। और सरकार को पहले से पता था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो सरकार गई चुपचाप और महबूबा मुफ्ती वगैरह को अपने घर के अंदर ही लॉक कर दिया। फोन वगैरह सब कुछ है जो बंद कर दिए, कोई नहीं जा सकते है नहीं आ सकता है, एकदम लॉक कर दिया पूरा घर को। उसी को बोलते हैं निवारक नजरबंदी। अब भाई आप बोलोगे कि यार इसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया, अपराध से बाहर क्यों कर दिया। बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरकार, मान लो मोदी जी चाहे कि राहुल गांधी लड़ ही ना सके। मान लो मोदी जी के ऐसे मन में खुरापात हो कि ऐसे करते हैं राहुल गांधी चुनाव ही ना लड़ सकते, इसको हटा ही देते हैं, तो फिर तो 2 साल का प्रावधान क्या हुआ है। तो मोदी जी ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं, पुलिस वालों को भेजते हैं, राहुल गांधी को नजरबंद करवा देते हैं। तो राहुल गांधी तो नजरबंद हो गया, और मान लेते हैं 2 साल के लिए नजरबंद रखा गया राहुल गांधी को। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इसको यदि 2 साल के लिए नजरबंद रखा गया, तो फिर अगर मान लेते हैं ये अपवाद नहीं होता, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में इसको अपवाद नहीं बनाया गया था निवारक नजरबंदी को, तो फिर तो 2 साल हो गए ना उसकी सजा के। जब 2 साल हो गए, इसका मतलब अब वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, वो तो अब कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 साल हो गए। इसीलिए उसको है जो इस निवारक नजरबंदी को बाहर रखा गया, कि हो सकता है कि सरकार अपने गलत इंटेंशन के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को भी डाल सकती है, ताकि इसका चुनाव का मजा करा दी जाए। तो इस वजह से इसको बाहर कर दिया। इसका मतलब निवारक नजरबंदी के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या 4 साल जो भी है उसको रखा गया है अंदर, तो फिर उसको माना नहीं जाएगा, उसको इसमें सारणी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्या, तीसरा, कि निर्धारित समय सीमा में चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दिया गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैंने जब इलेक्शन हमारे हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, तब मुझे ये बात समझ में आ गई थी। क्या होता है कि जैसे इलेक्शन होते हैं ना, जैसे इलेक्शन होता है, मान लो आज इलेक्शन खत्म हुआ, आज इलेक्शन हो गया, तो आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। चुनाव में पैसे लगाते हैं लोग, बहुत पैसा उड़ाते हैं वो उसमें, है ना, आपको पता ही है बहुत सारा पैसा उड़ता है। उसमें एक नियम होता है कि जैसे आपका इलेक्शन पूरा हुआ, उसके 11 दिन बाद में, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें 11 दिन होता था। हो सकता है एमएलए एमपी के लिए कुछ अलग टाइम होगा, टाइम की बात नहीं कर रहे। उसमें निर्धारित समय के अंदर अंदर उस उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवारों को ये चुनाव आयोग को इस बात का ब्यौरा देना पड़ता है, रिपोर्ट करनी पड़ती है कि हमने चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के दौरान हमने प्रचार के द्वारा लोगों को, मतलब जो भी लॉलीपॉप दिया, उसके दौरान इतना रुपए का हमारा खर्चा हुआ है। पूरा का पूरा खर्चा विद हिसाब एकदम बिल के साथ में चुनाव आयोग को दिखाना पड़ता है। पूरा पूरा अपना चुनाव खर्चा दिखाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर दिखाते हैं क्या। अरे वो बहुत कम दिखाते हैं। एक चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 60-60, 100-100 करोड़ रुपए का, 1000-1000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन इतना दिखाते थोड़ी है। दिखाते कितना है पता है? 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्चा आया। अब 1.5 लाख रुपए का तो वो पेट्रोल पी गई हुई उसकी गाड़ी, है ना। तो वो दिखाते कम है, पर ठीक है, दिखाना जरूर पड़ता है। दिखाना जरूर पड़ता है, निर्धारित समय के अंदर दिखाना पड़ता है चुनाव आयोग को। किसको? चुनाव आयोग को। और यदि वो नहीं भेजते हैं, चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा नहीं दिखाते अपने चुनाव खर्च का, तो फिर उसका चुनाव रद्द कर सकते हैं, उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो यही बात लिखी हुई है कि निर्धारित समय सीमा में चुनावी खर्च ब्यौरा नहीं दिया गया है, तो फिर उसको है जो अयोग्य माना जाएगा, हटा देंगे। या फिर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पर भाई साहब का कोई सरकारी ठेके में इंटरेस्ट है। ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं ना, कि मान लो ये रोड निकल रही 35,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की, तो जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो एमपी का चुनाव लड़ रहा है, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, या फिर कोई भी वो चुनाव लड़ रहा है, राज्यसभा का लड़ रहा हो, उसके मन में ये है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। या फिर उसका कोई ना कोई सरकार के किसी काम में, सरकार का जो काम है पैसों वाला काम है, जहां पे सरकार अपना इन्वेस्ट कर रही है, उसमें कुछ इंटरेस्ट है। या फिर सरकार की कोई सर्विस है, उसके अंदर उसको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। आप कहेंगे यार सर इसके लिए इसकी क्या गलती है। बेटा गलती हो सकती है। कैसे? बताता हूँ। मान लेते हैं सरकार ने एक 35,000 करोड़ रुपए का सरकार का प्रोजेक्ट निकाला, ठीक है। अब भाई साहब की नीति ऐसी पड़ी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो व्यक्ति, इंसान जो है, जो उम्मीदवार जो है, जिसकी नीति उस ठेके में है, वो किसी वजह से इलेक्शन जीत गया, लड़ गया और इलेक्शन जीत गया। तो मुझे बताओ, अगर उसके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कोई भी रोड का प्रोजेक्ट आया, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया, बड़ा प्रोजेक्ट आया, तो सारे पैसे वो तो खुद खा जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो सरकार के सेवा में थोड़ी है।
उस व्यक्ति का आपको लग रहा है कि उसकी नीति के अंदर उसका इंटरेस्ट है कि पब्लिक सेवा करने का? उसका तो पब्लिक सर्विस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो खुद की सेवा करने में है कि ये अगर ठेका मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। और ऐसा यदि इंसान, ऐसी नीति का इंसान यदि सरकार के अंदर चला गया, पार्लियामेंट में घुस भी गया, तो वो सरकार से ऐसी ऐसी डिमांड्स करेगा अपने एक सीट के नाम पे कि आप मुझे दे दो, नहीं तो मैं फिर आपके विरोध पार्टी में चला जाऊंगा। आप मुझे ठेका मुझे दो, तो मुझे दो तो ताकि मैं सारे सारे वहां से खा जाऊं पैसा। तो ऐसे जो नीति मरे लोग होते हैं ना, जो पैसों के लिए जाते हैं, उनको पहले से ही बाहर कर दिया जाए। हालांकि बाहर होते नहीं है, क्योंकि ये कौन करेगा, कौन प्रूव करेगा इसको, इसलिए सारे के सारे ऐसे ही बैठे हैं भाई साहब वहां पे, है ना, पूरा खाने वाले ही बैठे हैं। लेकिन ठीक है, लिखा हुआ तो यही, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला मान लेते हैं कॉर्पोरेट है कोई। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई प्राइवेट कंपनी, निगम हिंदी में बोलते हैं, निगम में प्राइवेट कंपनी कोई भी है। उस प्राइवेट कंपनी में लाभ के पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी के लाभ के पद पर बैठा हुआ है, या फिर वो कोई ना कोई डायरेक्टर है, किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, निदेशक है, एमडी है। यदि वो लाभ के पद पर हो कंपनी के, या फिर उस कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर वो उस प्राइवेट कंपनी के एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर हो, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। यदि वो पूरी की पूरी प्राइवेट रूप से उसकी खुद की है, तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी पूर्ण रूप से उसकी खुद की है, तो इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। यदि मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा ही खुद का लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरी एक कंपनी है, और मेरी कंपनी की जो नेटवर्थ है, मान लेते हैं 50,000 करोड़ रुपए है, बड़ी कंपनी है मेरी। तो कंपनी का डायरेक्टर भी मैं हूँ, एमडी भी मैं हूँ। और अब चूंकि एमडी और डायरेक्टर हूँ, तो बिल्कुल ऑफकोर्स मैं लाभ के पद पर ही हूँ। तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, बिल्कुल लड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कंपनी के अंदर यदि लाभ के पद पर हो, या उस कंपनी के डायरेक्टर हो, या उस कंपनी के एमडी हो, जिसके अंदर कम से कम 25% शेयर भारत सरकार के हों, गवर्नमेंट के हों, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो, ऐसी कंपनी के एमडी हो, ऐसी कंपनी में लाभ के पद पे हो, जिस कंपनी के कम से कम 25% शेयर गवर्नमेंट के हो, इसका मतलब 25% शेयर यदि गवर्नमेंट के है, तो ऑफकोर्स उसका 25% प्रॉफिट भी किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। अब मान लेते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो एमपी है, और वो एक प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 25% या 30% या 40% शेयर गवर्नमेंट का है, उसका एमडी भी है, और उधर एमपी भी बना हुआ है। तो फिर क्या करेगा? तो फिर जो गवर्नमेंट का फायदा आएगा उसमें उसके लॉलीपॉप बनाएगा, क्योंकि खुद ही तो एमडी है और उसके अंदर शेयर भी गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट वाला शेयर वो खुद का बनाता रहेगा। जब दोनों पावर उसके पास में, कि जो गवर्नमेंट का शेयर है गवर्नमेंट का है, और खुद भी गवर्नमेंट का व्यक्ति है, और इधर एमडी के पद पे भी खुद बैठा है, तो उस वहां पे घोटाले करेंगे ना। इस वजह से कहा गया कि ऐसी कोई भी कॉर्पोरेट, ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी, ऐसा कोई भी निगम जिसके अंदर कम से कम 25%, 25% से कम होगा तो, हाँ कम होगा तो चलेगा, कम से कम 25% और 25% से ऊपर कितना भी, यदि शेयर उसमें गवर्नमेंट का है, और उसके पद के, लाभ के पद पे, या डायरेक्टर के पद पे, या एमडी के पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको पहले उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और वहां से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगला क्या है? यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त किया गया है, मान लेते हैं कोई आईएएस ऑफिसर था, उसको किसी भी वजह से, हो सकता है कि वो उसने कुछ भ्रष्टाचार किया हो, या हो सकता है उसकी कोई सर्विस में निष्ठा नहीं थी, बहुत बड़े क्राइम करता था वहां पे बैठ बैठ के, ऐसे व्यक्ति को, उस आईएएस ऑफिसर को मान लेते हैं सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया पद से, उसके पद से ही बर्खास्त कर हटा दिया पद से, और फिर वो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ लूं, तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपका पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कहता है कि गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त किसी किए गए व्यक्ति को, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, या उसकी निष्ठा नहीं थी, निष्ठाहीन व्यक्ति था, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगला क्या है? अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर कुछ क्राइम, मतलब केस हो रखा हो, केस किस चीज का हो रखा हो, या दंडित हो रखा हो, या केस हो, दंडित इंपॉर्टेंट है, क्या हो, दंडित। केस से काम नहीं चलेगा, केस तो कोई भी कर देता है, केस तो कोई भी कर देना, किसी को मान लो फंसाना है तो केस करवा दिया, तो खाली केस से थोड़ी होगा। केस प्रूव्ड होना चाहिए, केस में दंडित होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना होना चाहिए। किस मामले में केस का?
उसने समुदायों को भड़काने का काम किया है। कई ऐसे लोग होते हैं ना कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं, हिंदू ये होते हैं, आपस में कोई काम नहीं, मेल नहीं, कोई आपस में लड़ जाओ बढ़ जाओ, मतलब तो समुदाय को भड़का रहा है कि नहीं भड़का रहा है? भड़का रहा है। या फिर कोई एसटी एससी के वर्गों को भड़का रहा है, दिव्यांग जनों के खिलाफ में कोई कमेंटमेंट करके उनको भड़का रहा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई दो कम्युनिटी को भड़काने का काम किया है पब्लिक फिगर में आके, या फिर पब्लिक में किसी से रिश्वत ली है, तो और उस मामले में उसको यदि दंडित किया गया, खाली इससे मामले नहीं कि खाली ये कर दिया चलता है, ना ना, दंडित होना अनिवार्य है। समुदायों में शत्रुता बढ़ाने में और या फिर रिश्वत लेने के मामले में दंडित, पनिश्ड होना जरूरी है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यानी इन दो मामलों में उसको पनिश्ड किया हुआ है, तो फिर वो व्यक्ति है जो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, तो वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। समझ आ गई बात? ओके। अगला लास्ट, मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो अनटचेबिलिटी को मानता है, छुआछूत का बहुत, कि छुआछूत के मामले में बहुत केसेज हो रखे उसके ऊपर कि किसी ने मान लो जो तथाकथित जो अछूत मान लो कोई वर्ग बनाया हुआ है, उनके किसी ने उसमें हाथ लगा दिया, उसकी पानी पी लिया उसकी बोतल से और एकदम बवाल कर दिया, तो छुआछूत का मानता है इसका मतलब। या किसी दहेज प्रथा में किसी से दहेज लिया हो, दहेज अपने खुद की शादी में बढ़िया भर भर के दहेज लिया हो, या दहेज दिया भी हो, क्योंकि दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराधी है। या फिर वो सती प्रथा जो है, सती प्रथा के ऊपर मान लो अपने पक्ष रखता हो, कोई सती प्रथा होनी चाहिए, सती हो जाओ और ये वो, मतलब सती प्रथा पक्ष में बात करता हो। या फिर कोई भी सामाजिक अपराध हुए थे, कोई मान लो रेप वगैरह हो, कोई भी ऐसा बड़ा अपराध हो रखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है, महिलाओं के साथ, या खुद ही रेपिस्ट है वो, है ना, किसी महिला के साथ रेप किया है, तो ऐसे मामलों को यदि संलिप्त व्यक्ति पाया जाता है जो छुआछूत को मानता हो, दहेज प्रथा को मानता हो, सती प्रथा को मानता हो, या फिर कोई सामाजिक क्राइम के अंदर वो इनलिप्ट पाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या इलेक्शन लड़ेगा यार? ऐसे को तो मार दफना देना चाहिए पूरा का पूरा। अब ऐसे गंदे लोग अगर मान लो इलेक्शन लड़के जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको पता ही है, कुछ अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ ऐसे एमपी भी है अभी, पार्टी भी क्या बोलूं, गवर्नमेंट की खुद की पार्टी है, उस पार्टी वालों के ऊपर वो बॉक्सर वगैरह के वो बहुत चार्ज लगे थे कि इसने जो मतलब हमारे सामने रेप किया वगैरह वगैरह, वो अब वो ड्यूरिंग एमपी है, उसके ऊपर ही चार्ज लग रहे हैं। और चार्ज खराब नहीं होते भाई, आप गोर बोलते प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ क्या होगा? वो व्यक्ति इतने बड़े पावर पे बैठा है, कैसे प्रूफ होने देगा? खत्म करवा देगा किसी को, पैसे दे के मुंह भर देगा उसका, तो नहीं होता है यार ऐसे। पर ये करते हैं, क्राइम करते हैं, सबको पता है, मतलब वो फिल्मों में आता है ना, एकदम सही होता है, खराब नहीं होता है। चलो ठीक है, वो अपनी भावना है, कभी और कहीं और देखेंगे, अभी आप इसको समझ लो। और फिर ये सारी बातें हैं, और लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि योग्यता तो हो गई, यही वाली है, ये योग्यता अयोग्यता मैंने आपको समझा दी, इनको एक एक पॉइंट को बड़े ढंग से याद कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और आए हुए भी है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो अगला, ये वाली बात बॉक्स वाली ना इंपॉर्टेंट है, क्या है कि उपरोक्त सभी निर्भरताओं, यानी ऊपर जो भी अयोग्यता है, इनके प्रश्नों का अंतिम फैसला कौन करेगा? अब देखो, बात तो हो गई कि यार ये मान लो हमने इतनी सारी अयोग्यताएं बता दी, अयोग्य है भी, अब इनका फैसला कौन करे फाइनल? मान लो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर दहेज प्रथा के, सती प्रथा के, सामाजिक अपराध के चार्ज लगे हुए हैं, और वो टेक्निकली इनएलिजिबल भी है, मतलब टेक्निकली वो अयोग्य है, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन निर्धारण कौन करेगा? अंतिम फैसला करेगा कौन कि वो चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? अंतिम फैसला करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति खुद करेगा? हाँ, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग की सलाह लेगा, परामर्श करेगा। लेकिन क्या परामर्श मानना अनिवार्य है? 100% मानना अनिवार्य है। क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से लाइन को पढ़ना। अब क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त सभी निर्भरताओं संबंधी प्रश्नों पर, उपरोक्त सभी निर्भरताओं संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। तो अंतिम फैसला किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है। अब आपका एग्जाम यही फंसाएगा, एग्जाम प्रश्न डाल देगा कि यदि कोई उम्मीदवार पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एवं संविधान में दी गई अयोग्यताओं के संबंध में जो अयोग्य पाया जाता है, तो उसका अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करता है। हाँ, चुनाव आयोग नहीं करता है, अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो पहले तो अंतिम फैसला कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रपति जो भी फैसला करेंगे वो निर्वाचन आयोग की परामर्श पर, आगे क्या लिखा? परामर्श पर ही कार्य करेगा। ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसने लिखा परामर्श पर ही कार्य करेगा, इसका मतलब अब वो परामर्श जो सुप्रीम, मतलब राष्ट्रपति जब भी निर्धारण करेगा ऐसे मामलों का, तब उसको चुनाव आयोग से परामर्श लेना, सलाह लेना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी चुनाव आयोग ने परामर्श दिए उसको मानना भी अनिवार्य है। तो आप कहेंगे सर फिर तो ये राष्ट्रपति तो लॉलीपॉप ही हुआ, मतलब
आपको सलाह लेना, मैंने बोलूँ कि आप है ना जो भी अपने ज़िंदगी में काम करो, मेरे से पूछना अनिवार्य है, तो पूछना ही पड़ेगा, और मैं जो बोलूँ वो मानना भी अनिवार्य है। तो हो गया ना, तो फिर भाई तुम तो पुतले हुए ना। हाँ ठीक है, बात सही है भाई, पुतला ही हुआ इस मामले में, बट है ऐसा ही। लेकिन एग्जाम यदि प्रश्न है कि निरताओं का संबंधी प्रश्नों का अंतिम फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं। वहां पे एग्जाम ऐसा डालता कि संसद की सलाह पर करते हैं ना, संसद की सलाह पर नहीं करते हैं, है ना। किसकी सलाह पर करते हैं? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का काम तो किसका है? निर्वाचन का है का, बस वही। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? दल बदल कानून। अपवाद क्या है? दल बदल कानून। तो आप कहेंगे सर ये दल बदल कानून अपवाद कैसे हुआ? अपवाद ये है कि दल बदल कानून के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है, दल बदल कानून के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है, तो उसका निर्णय, उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला जो होता है वो कौन करता है? अंतिम फैसला लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर यदि राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। वहां पर राष्ट्रपति नहीं आते। ध्यान से सुनना, दल बदल कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? या लोकसभा के यदि कोई सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा का यदि कोई सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसीलिए बोला गया अपवाद है, और वहां पर कोई चुनाव आयोग से सलाह नहीं लेनी पड़ती है। तो यदि आप दल बदल कानून के तहत कोई भी है तो वो उसका अपवाद हो जाएगा। बाकी दल बदल कानून को छोड़कर संविधान में जो जितनी भी बातें लिखी हुई वो, और आपके वहां पे जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखी हुई जितनी भी अयोग्यताएं और योग्यताएं जो भी है, उनका अंतिम निर्णय कौन करेगा? अंतिम निर्णय करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा, और सलाह मानना भी अनिवार्य है और सलाह लेना भी अनिवार्य है। अपवाद क्या है? अपवाद दल बदल कानून, क्योंकि दल बदल कानून में जो अंतिम निर्णय कौन करता है? हम कहेंगे पीठासीन अधिकारी करता है। कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब हुआ कि यदि वो लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति करेंगे। ठीक है, अंतिम निर्णय। ठीक है, और उसमें चुनाव आयोग से कोई सलाह लेना भी अनिवार्य नहीं होता है। एक बात और है लास्ट इंपॉर्टेंट ये वाली, कि जो भी ऊपर राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय दिया, जो भी राष्ट्रपति ने निर्णय दिया था, मान लो कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया, राष्ट्रपति ने उसको अंतिम फैसला भी दे दिया, चुनाव आयोग की जो सलाह लेके उसके बाद ही फैसला दिया, फैसला मान भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर वो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति ने या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी चुनाव आयोग ने जो भी वो है जो सलाह दी थी वो सही दी थी, गलत दी थी, निर्णय सही हुआ गलत हुआ, इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आपका एग्जाम इसी प्रश्न को डालेगा कि मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पाए गए निर्भरताओं में यदि राष्ट्रपति अपना फैसला अंतिम देता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? नहीं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, और ये जो पीठासीन अधिकारी वाला मामला है दल बदल वाला, इसमें भी जो भी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा जो राज्यसभा का सभापति जो भी निर्णय देता है उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा सबसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आज हो गया है, तो इतना आज यहाँ रखते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, आज चूंकि छुट्टी हो गई थी किसी कारण वजह से, तो नहीं तो मैं स्कूल जाना पड़ता है। तो बाकी वाला अपन कल करते हैं, दल बदल कानून वगैरह। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।